वही लैंग्वेज यूज करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस नॉट। बी अभी इंसर्ट किया है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। Securities held by foreign, which are invested as per the regulations of SEBI, which are invested by as per the regulation of SEBI। क्या मतलब? अब सिक्योरिटीज क्या मानी जाएंगी? कैपिटल। क्लियर हुआ? अभी भी क्लियर नहीं होता। सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट मानी जाएगी, और जब कैपिटल एसेट मानी जाएगी तो कौन सा गेम होगा? लेकिन ये कहां लिखा है कि स्टॉक इन ट्रेड में स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड करता है, बाकी का डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। आप फंस सकते थे। अब क्या लिखा है? डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड अदर देन रेफर टू इन क्लॉज बी अबव, अदर देन रेफर टू इन क्लॉज बी अबव। मतलब स्टॉक इन ट्रेड में वो सिक्योरिटी कभी भी नहीं है। क्लैरिटी लिखिए, ऊपर लिख दिया कि सिक्योरिटी कैपिटल एसेट, फिर डाला कि सिक्योरिटी को स्टॉक इन ट्रेड करेंगे, तो लिखा बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, तो लिख दिया स्टॉक इन ट्रेड अदर देन रेफर टू इन क्लॉज बी, मीनिंग दिया राइट। अब सिक्योरिटीज एफआईडी कभी भी बिजनेस एसेट नहीं मानी जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा? हमेशा क्या? शॉर्ट हो या क्लियर हुआ? दिमाग में क्लैरिटी आ गई, कहीं भी रिस्क नहीं है। उनको परमानेंट फियर दूर हो गया कि यू मे हैव योर पी इन इंडिया, यू मे हैव योर फंड मैनेजर इन इंडिया, यू मे हैव एनी परमानेंट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, यू मे हैव एनी एजेंट इन इंडिया, डोंट बॉदर बिकॉज दी सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी क्या? क्लैरिटी है। स्टॉक इन ट्रेड से भी हटा अब बहुत पैसा है, क्योंकि इनके दिमाग में लिटिगेशन अर्लियर देयर वाज लिटिगेशन बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम 40% लगता है और कैपिटल गेन और ज्यादा पैसा कहां से आएगा? पहले भी वहां से आता था, लेकिन अब एक और फेयर खत्म, मॉरिशस से, सिंगापुर से, पहले भी वहां से ज्यादा। कारण जरा सुनिए, कारण जब आप कोई ट्रीटी देखते हैं अदर देन मॉरिशस, सिंगापुर एक्सेट्रा, तो वहां लिखा हुआ है कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट अदर देन शेयर्स is taxable in the contracting state of which he is resident, of which he is resident, other than share। और नीचे लिखा हुआ है capital gain on the transfer of shares will be taxable in the country where the situs of the company is situated। situs of the company is situated, मतलब इंडियन कंपनी के शेयर बेचे तो कैपिटल गेन कहां लगता है? इंडिया में लगता है, जो मर्जी ट्रीटी पढ़े। लेकिन अगर आप ट्रीटी मॉरिशस की पढ़ेंगे, आप ट्रीटी सिंगापुर की पढ़ेंगे, तो यह सिमिलर कंट्री का लिखा है कैपिटल गेन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन शेयर विल बी टैक्सेबल इन द कंट्री वेयर दैट एसएससी इज रेजिडेंट। मतलब इंडियन कंपनी के शेयर इंडिया में ट्रांसफर हो, तो पहले भी लिखा हुआ, कहां पे टैक्स लगेगा? मॉरिशस में लगेगा, और मॉरिशस में कैपिटल गेन टैक्स है ही नहीं, सिंगापुर में कैपिटल गेन टैक्स है। ये तो पहले भी यही था। अब फर्क क्या है? पहले उनको डर था कि इसको बिजनेस इनकम ना, अगर बिजनेस इनकम मान लेंगे तो फिर कैपिटल गेन में आएगा ही नहीं, तो इसलिए टैक्स लग जाएगा। क्योंकि अब तो क्लियर कट कर दिया दिस विल नॉट बी बिजनेस इनकम कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन मॉरिशस में टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया में लगा नहीं सकते, तो पैसा ज्यादा सिंगापुर और मॉरिशस से आएगा विदाउट थिंकिंग कि इंडिया में हमारा एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। तो क्लैरिटी है, क्वेश्चन है, एफआई वाले एश्योर्ड हो गए कि अब लिटिगेशन नहीं होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर एश्योर्ड दैट देयर विल बी नो लिटिगेशन ऑफ एनीथिंग। क्लियर हो गया? ये जो आगे सेक्शन है सिर्फ कोट कर रहा हूं, मतलब ये नहीं है, पर कभी आप पढ़े तो मैं बता दूं। एक सेक्शन 2 क्लॉज 15A, एक सेक्शन 2 क्लॉज 16, एक सेक्शन 2 क्लॉज 34 है,
34B, 34C क्या है? आप लोगों को पता होगा जो वो जाते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि आजकल लोग डिपार्टमेंट कम जाने लगते हैं, लेकिन कमिश्नर के साथ सीनियर कमिश्नर को एक नया औहदा दे दिया गया है, जिसका नाम रखा प्रिंसिपल कमिश्नर। सुना होगा। डायरेक्टर के साथ एक और आ गया प्रिंसिपल डायरेक्टर। चीफ कमिश्नर के साथ एक और पोस्ट आ गई है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। डायरेक्टर जनरल के साथ एक और पोस्ट आ गई है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ये नई पोस्ट सुनी है ना आपने? जब प्रिंसिपल वर्ड आ गया, डायरेक्टर के आगे भी, कमिश्नर के आगे भी, चीफ कमिश्नर के आगे भी, चीफ डायरेक्टर। अब ये डिफाइन ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट में है ही। तो सेक्शन 234A, 234B, 234C2, 15A उनकी डेफिनेशन है, इनका मतलब। और सेक्शन 4 में लिखा है, सेक्शन 4 ऑफ बिल क्या लिखा था सुनिए। इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां वर्ड कमिश्नर है, जहां जहां वर्ड डायरेक्टर है, जहां जहां वर्ड चीफ कमिश्नर है, व्हाट यू कॉल डायरेक्टर जनरल है, वहां पर ये ऐड करता है या वर्ड प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, सारे इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करना पड़ेगा अनलेस अदरवाइज। क्लियर हुआ? तो इससे कोई वैल्यू नहीं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट था। ये है क्या? कुछ नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां कमिश्नर वर्ड है उसके आगे प्रिंसिपल कमिश्नर भी लिखा है, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और। क्लियर हो गया? जाती है। एक सेक्शन आया है 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज X5I। जरा ध्यान से सुनना। अच्छे दिन तो आए थे, लेकिन कईयों के अच्छे दिन खत्म हो गए। बहुत स्पोर्ट फीचर कर लिया, हर एक का पैसा मार दिया है। इतना खुश है कि लोग अपना पैसा देते हैं और कहते हैं मार लो, स्पोर्ट फीट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 का नोट गिर जाता आदमी का, 4 बार देखता कहां गया। और यहाँ लाखों क्या करोड़ों रुपए भी एडवांस दे दिए और किसी ने ये भी नहीं मुझसे कहा कि नहीं सर यार ये मेरा पैसा वापस कर। हर दूसरा आदमी पैसा फोरफिट करता है, क्योंकि सेक्शन 51 ने ये अलाउ कर रखा है। क्या कहा सेक्शन 51 ने? इफ एनी एडवांस इज रिसीव्ड एंड लेटर ऑन इट इज फोरफिटेड ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द इन्वेंटी एंड वेंडर हैज फोरफिटेड दैट अमाउंट, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, rather it will be deducted from the cost of the asset at the time when it is subsequently transferred. अरे बेचेंगे तभी तो होगा, हमने तो बेचना ही नहीं है कभी। बेचना थोड़ी था, एडवांस दिया और भूल दिया और नहीं कर दिया। ज्यादा चीजें बदनाम करने से ये होता है। हर दूसरा आदमी फोरफिट करता है, और एक आध कर लो तो ठीक है। और फिर एक कौन है? ट्रावनकोर रबड़ एंड टी कंपनी लिमिटेड 243 IPR सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था? If the advance money forfeited is more than the cost, then the extra amount received over the cost is a capital received not taxable. तो आप कहते हैं श्रद्धा से जो देना है आपकी श्रद्धा है, ज्यादा दे दो तो अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स तो लगना ही है। अब ये ट्रावनकोर भी गया और ये अब सवाल आया क्या करते हैं? सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज IX, ये 56(2) ने बेड़ा कर रखा। 6 आया, 7 आया, 7A आया, 7B आया, 8 आया। अब एक और मुसीबत आ गई IX। क्या लिखता है? जरा वर्डिंग सुनना, वर्डिंग सुनना। रात को किसने सवाल पूछा, उस पर मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे दिमाग में भी आया। ए सम ऑफ मनी, if any sum of money is received as advance or otherwise, wording सुनना, if any sum of money is received as advance or otherwise during the course of negotiations of the transfer of capital asset, if such advance is forfeited and negotiations do not result into transfer of capital asset, बिल्कुल वही लैंग्वेज है, then such amount forfeited shall be taxable under the head income from others. तो 51 के लिए तो आप रहे। अब ये टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे 10 रुपए रिसीव करो, चाहे 50 लाख रिसीव करो, the amount forfeited will be taxable under
अदर सोर्स। तो अब क्या करें? तो कुछ नहीं है। कई कहते हैं सर हम तो कर चुके हैं, क्योंकि अभी तो बजट तो आया है, हम तो पहले ही कर चुके हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये रेट्रोस्पेक्टिव है। भैया रेट्रोस्पेक्टिव कहां से है? असेसमेंट ईयर 15-16 से, अब आप प्रोजेक्ट कर लो, क्योंकि इस ईयर स्पेशल ईयर है, जबकि बजट देगा तो व्हाई कैन यू डू इट? अब तरीका तो एक ही है, वापस कर। सिर्फ पैसे वापस करने हैं, जो आपको मिला है वो थोड़ी वापस करना है। बात समझ में आया नहीं? वो नहीं वापस होगा, पैसे वापस कर दो। भी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए सर, फोरफिट कब की है? से पहले कर लो। सर देखिए लॉ क्या है वो बताइए। आप तो कह रहे हैं कि लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं जुलाई से पहले, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वापस करना। कब होगा? अगर रिसर्च कर रहे हैं तो लग जाएगा। 31 मार्च तक कर दे, अब शुरू हो गए अमृतसर वाले, क्योंकि मैं तो सोचता था हमेशा कलकत्ते वाले सोचते हैं। अमृतसर वाले कहते मालिक सब मनी रिसीव्ड एट एडवांस। कहता जी मैं तो एडवांस में गोल्ड दूंगा, मैं सिर्फ मनी नहीं दूंगा, और उसको फोरफिट करूंगा तो क्या? आप बात समझ रहे क्या कह रहे हैं? रात को मुझे कहते ये क्या है, सब मनी, और कहता जाके बता मत देना कि सब मनी वर्ड निकल देखना। पहले तो नॉर्मली जब प्रॉपर्टी के मामलों में आज तक एडवांस ये नहीं होता, अगर होगा भी तो सेक्शन 56(2)(7) रहेगा, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आप आ गया तो यूरी क्या मानी जाती है? इनकम फ्रॉम अदर्स। नहीं मानेंगे ये ट्रांजेक्शन को कि ये फोरफिटेड है, ये उसका है, वो कहेंगे सब मनी वहां लेंगे, बाकी 56(2)(7) में। सो लेट मी टेल यू, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। ये तो अब 51 और 51 में लिख दिया जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली गई वो कॉस्ट से लेस नहीं। सो इट इज सेक्शन और 2 clause 24 सब क्लॉज VXYI में लिखा। ये इनकम की डेफिनेशन तो आता ही नहीं, तो लिख दिया इट इंक्लूड्स इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 clause। ऐसा पक्का बांध दिया कि कहीं जा ही नहीं सकता। So 2 clause 24 read with section 56 to 9 read with section 51 चारों तरफ से घेर दिया है। अब आप बहुत कर लिया, अच्छे दिन गए, अब दूसरे अच्छे दिन, तो प्लीज ये काम खत्म हो गया, अब कोई नई चीज सोचो। ये क्या? और यहाँ पर जितने बैठे हैं सबने 1 या 2 क्लाइंट का तो फोरफिट करा ही करा है, और यहां मैं नहीं हूं, सब जगह यही काम। अब तो इतना बदनामी होगी तो ज्यादा ही ज्यादा, क्योंकि शरीफ आदमी अपना पैसा दे दे और कुछ बोले ही नहीं, ये तो। और कईयों ने आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया, आर्बिट्रेशन में क्या नहीं लिखा, लेकिन ये नहीं होगा। सो ये पॉइंट 224 का। नेक्स्ट, बहुत लोग मारे गए। अभी तक क्या था कि आप यूनिट ऑफ फंड एंड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 months लॉन्ग टर्म माना जाता है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वह यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड लिखा था, अब लिखते हैं यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का 12 महीने। इसका मतलब यूनिट ऑफ डेट फंड का पीरियड 36 months है। मुसीबत उसकी नहीं, मुसीबत FMP, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड की जो है। जिंदगी में मैंने FMP में इन्वेस्ट नहीं किया था, लोग कहते रहते थे पहली बार पिछली बार किया है, और सर बुराते ही उगले पड़ते हैं। वो कहते रहे सब FDR में क्या मिलता है, आप FMP नहीं करो, क्योंकि FMP में 9% तो मिल ही जाएगा, और आपका 12 महीने के बाद है, इंडेक्सेशन करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही नहीं, तो आप इसमें क्यों करते हो? 33% तो आपका टैक्स लग जाता है, 33.9, तो आपको तो FMP लेना चाहिए। मैंने भी सोचा दुनिया को बढ़ाते हैं और आप बेवकूफ बनते हैं, तो चलो मैं कर देता हूँ।
जिंदगी में पहली बार किया है। और प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है एफएनपी में फिक्स्ड पीरियड है, मतलब वो तो मेच्योर होगा ही, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल ये होगा ही होगा। मेरी बात समझ रहे? मैंने कहा अगर वो अब क्या है, या कहते थे पीरियड बढ़ा लो तो चलो 36 महीने जान आफत में आई कर देंगे, लेकिन ये तो एफएनपी कईयों का हो गया हिस्सा। व्हाट दोज पर्सन अप्रैल मई जून जिनका एफएनपी मेच्योर हो गया, तो क्या हुआ? ट्रांसफर कब हो रहा है, मेच्योरिटी कब हो रही है? रोज मेच्योरिटी टुडे, नॉट टुडे, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आपने खरीदा पहले था, लेकिन मेच्योरिटी ट्रांसफर कब कर रहे हैं? मेच्योरिटी ट्रांसफर है ना, व्हाट टाइम? करेक्ट। एंड करेक्ट कैन मीन असेसमेंट ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 14-15, ये 1 अक्टूबर से नहीं आया है, और ये 1 अक्टूबर से हो ही नहीं सकता। ये तो वो वाले कह रहे हैं ना, जो पब्लिक वाले कह रहे हैं। हमने तो इनकम टैक्स में तो नहीं कहा था। इनकम टैक्स में जो लॉ ऑफ द डेट का मेच्योरिटी होगा वो होगा। उनकी लैंग्वेज सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। अब क्या करने का, ये लॉबी हम नहीं करेंगे, ये म्यूचुअल फंड वाले करेंगे, उनका तो बेड़ा गर्क। crores of rupees have been invested in FFP and everybody is getting a benefit। कंपनियों के पास जाते थे 100 करोड़ 200 करोड़ आइटम पड़ा है, सर हमें दे, क्योंकि बैंक में रखोगे तो 30% टैक्स या 34% टैक्स बनेगा, हमें दोगे इंडेक्सेशन के साथ ये हो जाएगा। अगर बाई चांस वो भी नहीं है तो 112 सेक्शन में लिखा है कि विदाउट इंडेक्सेशन 10% देना है और आफ्टर इंडेक्सेशन 20 देना है। इन्होंने वहां से भी हटा दिया, अब तो सिर्फ 20 है। डेट बढ़ने की बात में ज्यादा दिक्कत आ रही है एफएनपी वालों, जो कंटिन्यूअस है उनकी कोई दिक्कत नहीं, जो कंटिन्यूअस ग्रोथ वाला है। हम पोस्ट बजट मेमोरेंडम भेजेंगे, जरूर भेजेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट वर डन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड लेट अस ब्रिंग इट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। उस बेचारे की क्या, उसको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के, और सपोज उसने वो पैसा लेकर घर खरीद लिया, सपोज उसने पैसा लेकर 54 ईसी में जमा करा दिया, वो तो दोनों तरफ से मर गया, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होगा तो उधर से कैपिटल वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज डेफिनेटली पुट बट वेरी अनलाइकली। तो वो कहते हैं ये पेक्यूलियर ईयर है, वैसे तो बजट 28 तारीख को आ जाता है और आपको इन एडवांस बताता है, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ईयर दिस इज गोइंग टू हैपन। बट मेनी आर अफेक्टेड बिकॉज जिन्होंने कर रखा है लास्ट ईयर, इस साल मेजोरिटी तो होनी, क्योंकि मोर देन 12 मंथ तो 366 दिन का भी देते हैं, ये 365 होते ही ले लो सर, मोर देन 12। तो इसलिए कह रहा हूं दिस हैड पुट म्यूचुअल फंड इन अ वेरी बैड। इक्विटी ओरिएंटेड में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी में तो दिक्कत आ रही। एक तो इंडेक्सेशन तो क्या 3 साल के बाद 20% हो, और दूसरा आपको 36 months का पीरियड लगेगा। सो दिस इज बिकमिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वी विल डू दैट, इंस्टीट्यूट की तरफ से जाएगा, लेकिन रुकिए, इसके साथ एक और मसला है। पहले लिखा था शेयर्स ऑफ ए कंपनी 12 months, शेयर्स ऑफ ए कंपनी 12 months, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सबके लिए 12 महीने था। अब क्या लिख दिया है? पहले लिखा था शेयर एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज, अब सीधा लिख दिया सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। और सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शेयर्स आते हैं, पहले शेयर वाला लिस्टेड, अब मीनिंग क्या है? अनलिस्टेड शेयर का भी आप पीरियड 36 months हो गया है। इवन अनलिस्टेड शेयर नाउ पीरियड विल बी मोर देन 36 months फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसलिए ये चीज अलग बात है, इसमें तो आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन एफएमई में प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो तो मेच्योर हुई। अब एक तो म्यूचुअल फंड वाले कोशिश करें जो एफएमई था वो एफ हटा दें, उसको कंटिन्यूस कर दें, क्लोज एंडेड मत करें, ओपन एंडेड करें। उससे क्या होगा? आपको पैसा वापस नहीं आएगा, चलो 36 months के बाद अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। एक तो ये व्यू चल रहा है कि सर ऑप्शन दे दो, एफएमई भी कन्वर्टेड इनटू, उधर सेवी नहीं, एफएमई भी कन्वर्टेड इनटू ओपन एंडेड,
क्योंकि एफएफपी क्या है? क्लोज एंडेड। Am I right or not? Let us see what is going to happen. Any suggestion from your side? Welcome in this case. क्योंकि और सजेशन कोई हो, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में पहली बार लगाया है, आगे से तो सोच के करूंगा ऐसा काम करते हुए क्या होता है। जी वन टाइम क्या सबकी पूरे साल तो वो तो मैं कही ना एफएफपी ओपन एंडेड हो जाएगा, ये तो हम कोशिश करें। सर ऐसा है, वो ये कहते हैं कि हमने लॉ बैकडेट से नहीं किया, लॉ टुडे एक चीज है, जरा एक मिनट। अब लिस्टेड शेयर 12 महीने, अनलिस्टेड शेयर है 36 मंथ। सपोज एक कंपनी थी पहले जिसके अनलिस्टेड शेयर, सपोज जब अब वो लिस्टेड हो गए, अब वो लिस्टेड हो गए और अब आप बेच रहे हैं, तो पीरियड कौन सा है? 36 मंथ के 12 मंथ। अब बताइए, अब आप बताइए, इस तरह से सोचिए, आपकी कंपनी पहले अनलिस्टेड थी, अब आपने लिस्टेड करा दी, तो पीरियड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी देखेंगे कि ऑन द डेट ऑफ परचेज देखेंगे? और मैच्योरिटी की टाइम देंगे 12 महीने से ज्यादा है, ये तो लॉन्ग टर्म अपना फायदा ही रहेगा। एक मिनट सर, हाँ in earlier years this was happened in case of LIC when they changed the thing कि अगर आपने 100% इन्वेस्ट किया तो this will be taxable in your hands। वो जो आपने परसेंटेज बताया, ये पॉलिसी इशू इस डेट के बाद, आपने वो कहा था ये पॉलिसी इस डेट के बाद होगी तो उसका 10% होगा या 20%, क्यों वाली बातें कर रहे हैं सर? ऐसा है, ऐसा होता है। LIC में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये प्योरली प्राइवेटली म्यूचुअल फंड वाले, उनके अपनी बाई लॉज है, जो भी करते हैं। किसी ने कहा नहीं था एफएफपी करो, ये तो प्लानिंग होती है, ये तो प्लानिंग करके उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर और गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर कैपिटल गेन माफ करा दिया इंडेक्सेशन करके। बात सुनिए, दिस वाज दीज प्रोडक्ट्स वर ब्रॉट बाय हूम? बाय द गवर्नमेंट? नो। अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट? नो। अंडर द प्लानिंग कि भैया एफएफपी कर दो, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और टैक्स किसे बोलते हैं? टैक्स आर्बिट्राज। टैक्स आर्बिट्राज ही माना, बैंकों में लगाओगे तो टैक्स लगेगा, यहां लगाओ तो ये टैक्स आर्बिट्राज। और आर्बिट्राज कौन कर रहा है? प्राइवेट पार्टीज कर, बिल कर रहा है। ये एफएफपी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट फॉर इयर्स नहीं, दिस इज डिफरेंट सर। एफएफपी कुछ सालों से शुरू हुए, पहले ओपन एंडेड होते थे। ये तो मानता हूँ, वही मोर देन 6-7 ईयर, लेकिन पहले नहीं थे, पहले ओपन एंडेड थे, क्लोज एंडेड शुरू हो गए। और क्लोज एंडेड ही तो आर्बिट्राज कर रहा है, क्लोज एंडेड में आर्बिट्राज है, ओपन एंडेड में आर्बिट्राज नहीं। तो दिस वाज द रीजन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा किया है, मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ, पर ये कह रहे हैं कि चलो आगे से कर दो, पीछे का कुछ सोचो। ये मैं I'm not denying that. I'm not denying. But let's see what kind of thing. This is one of the proposals you are giving. Another proposal is open. ये भी good proposal है पूरा। Those which are already mature. हाँ, उनकी those who are already mature, those who are likely to be mature, उनकी तो दिक्कत नहीं है, तो 2 पार्ट कर सकते हैं ना। Already mature, ठीक है। Not mature, वो कहेंगे ये इक्विटी नहीं, इट इज नॉट एन इक्विटी कि मेच्योर वालों को बेनिफिट दे दो और जिनके होने वाले उनको बेनिफिट मत दो। यू नो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो टू थिंक ऑन दोस लाइंस, क्योंकि मेच्योर तो इसी साल हो रहे हैं सारे। जिसके मेच्योर हो गए आप उसको बेनिफिट दे दो, जिसके नहीं हो गए उनको हम बेनिफिट नहीं दें। तो या तो आपका प्रपोजल आगे से कर, वो बेटर है आगे से, नहीं तो ओपन एंडेड होगा तो फ्यूचर वाला होगा, पिछले वालों का तो टैक्स लग ही जाएगा। आई विल गेट टू माय पॉइंट। कभी नेक्स्ट अनलिस्टेड का क्या बनाया आपने, कौन सा पीरियड कंसीडर करेंगे if the company is listed now? सर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर होता है सर। कैपिटल गेन कब लगना है? कैपिटल गेन कब लगना है? ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वहां होल्डिंग पीरियड कहां से होता है? डेट ऑफ परचेज द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो डेट ऑफ ट्रांसफर में लिस्टेड है तो 12 महीने होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं वहां आपको बेनिफिट है, वहां कोई बोल नहीं रहा, और जहां लॉस है वहां इमीडिएटली बोल रहे। ये अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड हो जाती है तो 36 मंथ हो जाएगा। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड और कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो 12 मंथ। सो इसलिए इश्यूज है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जो मैं आपको बताता हूं।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन ये प्रपोजल जाएगा पोस्टमार्टम ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट, सेक्शन 242 के बाद बहुत अच्छी चीज, देखो अच्छी तो अच्छी, सेक्शन 1023C में भी आई है, 12AA में भी आई है, 12A में भी आई है, और 11-12 में। जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत सुनने वाली बात है। आपको पता है 90% रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है।